नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। ज़राई क़वानीन के ख़िलाफ़ तकरीबन 1 साल से मुज़ाहरा कर रहे किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया था, जिसे कई सियासी पार्टियों की भी हिमायत हासिल रही। ये भारत बंद आज इंतहाई कामयाबी के साथ 4 बजे ख़त्म हुआ। बंद का असर पूरे मुल्क में देखा गया और कई जगह ट्रेनें रुक गईं तो कहीं सड़कें सुनसान नजर आईं। किसान मुल्क के अलग अलग हिस्सों में मुजाहरा करते हुए नजर आए। कुछ मकामात पर मुजाहिरीन ने सड़कों और रेलवे ट्रैक को जाम कर ज़राई क़वानीन के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज दर्ज किया। मजमूई तौर पर देखा जाए तो दिल्ली से लेकर बिहार तक और हरियाणा और पंजाब समेत कई रियासतों में आज के भारत बंद का असर देखने को मिला। पंजाब और हरियाणा में मुख्तलिफ मकामात पर कमोबेश 2 दर्जन ट्रेनों को रोक दिया गया। वहीं राजधानी दिल्ली की तरफ सड़क ट्रांसपोर्टेशन बड़े पैमाने पर मुतासिर हुआ। संयुक्त किसान मोर्चा ने सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक भारत बंद की अपील की थी, जिस पर कई सियासी पार्टियों के साथ साथ मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाली तंजीमों ने भी हिमायत दी थी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने पंडित श्रीराम मेट्रो स्टेशन को एक वक्त बंद कर दिया था, जो मगरबी दिल्ली में टिकरी बॉर्डर के करीब है। हालांकि दीगर मकामात पर मेट्रो ट्रेनें बगैर किसी ताख़ीर के चलती रहीं। इस दरमियान कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के जनरल सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि न सिर्फ दिल्ली NCR में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में सभी बाजार खुले रहे। हम हर जगह अपने नुमाइंदों के साथ लगातार राब्ते में रहे, हालात मामूल पर हैं। दूसरी तरफ गाजीपुर बॉर्डर पर सुबह 8 बजे तक नकलो हमल मामूल पर रहा, जबकि उत्तर प्रदेश से सरहद की जानिब जाने वाली गाड़ियों को पुलिस गाड़ियों और एम्बुलेंस को छोड़कर रोक दिया गया। किसानों को बड़ी तादाद में सड़क पर बैठे और ज़राई क़वानीन के खिलाफ नारे लगाते देखा गया। टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर कब्जा कर लिया था और रेलवे लाइन पर बैठ गए। हालांकि सड़क ट्रांसपोर्टेशन और रेलवे स्टेशन के बाहर मामूलात ज़िंदगी मामूल पर नजर आई। दुकानें खुली थी और लोग 2 पहिया या 4 पहिया गाड़ियों का भी इस्तेमाल बगैर किसी परेशानी के कर रहे थे। टिकरी बॉर्डर के पास मेट्रो स्टेशन पर जहां सिक्योरिटी इंतज़ाम सख्त था, वहां इस स्टेशन से मेट्रो रेल सर्विसेज में कोई रखना पैदा नहीं हुआ। जय किसान, जय जवान, 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 जय किसान, जय जवान। किसान रहनुमा राकेश टिकैत ने आज हुकूमत पर किसानों के साथ धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ज़रूरत हुई तो 10 बरस तक किसान तहरीक चलाई जाएगी। राकेश टिकैत ने किसानों के भारत बंद को तहरीक का हिस्सा करार देते हुए कहा कि गुज़िश्ता 10 माह से किसान 3 ज़राई क़वानीन को वापस लेने का मुतालबा के पेश नज़र कौमी दारुल हुकूमत के मज़ाफ़ात में मुहिम चला रहे हैं और अगर हुकूमत की हरदर्मी जारी रही तो ये तहरीक अगले 10 साल तक चलाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि सड़कों को सील नहीं किया गया बल्कि ज़रूरी खिदमात को बंद से आज़ाद रखा गया। दूध और फल सब्जियों की फराहमी, इम्तहानात देने वाले तलबा और बीमार लोगों को बंद से आज़ाद रखा गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत 3 ज़राई क़वानीन वापस नहीं ले रही है और किसानों से बात करना नहीं चाहती। क्या वो किसानों को बेवकूफ़ समझती है? उन्होंने कहा कि आज लोगों को अपने घरों में रहकर भारत बंद की हिमायत करनी चाहिए और अगर ज़रूरत हो तो 4 बजे के बाद घरों से निकलना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर वो जाम में फंस जाएंगे। उन्होंने दुकानदारों से भी अपनी दुकानें शाम 4 बजे तक बंद रखने की अपील की थी। किसान रहनुमा ने कहा कि उनकी तहरीक पुरअमन है और वो जमहूरी ढंग से अपने मुतालबात उठा रहे हैं। दरिया असना अहम पुलसिन जमातों ने किसानों के भारत बंद की हिमायत की थी। नए ज़राई क़वानीन की मुखालिफत में किसान तंजीमों के मुश्तरका महाज की जानिब से ऐलान किए गए भारत बंद की हिमायत करते हुए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने दावा किया कि कारोबारियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नाफिज किए गए ज़राई क़वानीन की मुखालिफत में किसानों को पूरे मुल्क की हिमायत हासिल है। प्रियंका गांधी ने पीर को अपने ट्वीट में लिखा कि किसान खेत का
माफ़ कीजिएगा, खेत किसान का, मेहनत किसान की, फसल किसान की, लेकिन बीजेपी हुकूमत उन पर अपने खरबपति दोस्तों का कब्जा कराने पर आमादा है। उन्होंने दावा किया कि पूरा हिंदुस्तान किसानों के साथ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी काले कानून को वापस लें। काबिल ज़िक्र है कि मुत्तहिदा किसान मोर्चे ने ज़राई क़वानीन की मुखालिफत में आज भारत बंद मनाया है। समुद्री तूफान गुलाब इतवार की शाम आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साहिल से टकराया। इसका असर अब झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पर भी नज़र आ सकता है। महकमे मौसमियात ने साउथ छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, विदर्भा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, साउथ ओडिशा, वेस्ट मध्य प्रदेश और गुजरात में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में साइक्लोन के असर से भारी बारिश हुई और घरों में पानी भर गया। झारखंड के जुनूबी और सेंट्रल इलाकों में बारिश हुई है। छत्तीसगढ़ में इसका असर जगदलपुर से 90 किलोमीटर साउथ वेस्ट इलाकों में देखा गया। वहीं नॉर्थ आंध्र प्रदेश में और उससे जुड़े साउथ ओडिशा के ऊपर समुद्री तूफान गुलाब रात 2:30 बजे नॉर्थ आंध्र प्रदेश में कमज़ोर होकर डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया। अब अगले 12 घंटे में धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा। विशाखापट्टनम में 282 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि काकीनाडा में 113 मिलीमीटर, विजयवाड़ा में 108 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में तेज़ हवाओं के साथ इतवार के शाम से ही बारिश शुरू हो गई थी। यहां साहिल के किनारे एक नाव तूफान से टकरा गई। इसमें 6 मछुआरे सवार थे। ये सभी नाव से तेज़ लहर के टकराने से समुद्र में गिर गए थे। इनमें से 2 की मौत हो गई है। ఇంటికంటే అయింది మేము నెగిసిన బండి మీద పార్క్ బయటకు వెళ్ళిపోయింది बैनुल अक़वामी बाजार में हफ्ते के पहले दिन खाम तेल $80 की तरफ बढ़ने के दौरान घरेलू सतह पर आज डीजल की कीमतों में एक बार फिर 25 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया, जिससे गुज़िश्ता 4 में से 3 दिनों में इसमें 70 पैसे फी लीटर का इजाफा हो चुका है। ताहम इस दौरान पेट्रोल की कीमतें 22वें दिन भी मुस्तहकम रही। इस इजाफे के बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में डीजल 89 रुपये 32 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल की कीमत में जुमे को 20 पैसे फी लीटर, इतवार को 25 पैसे और फिर पीर को 25 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया। इस तरह 4 दिन में से 3 दिनों में 70 पैसे का इजाफा हुआ। ऑर्गेनाइज सेक्टर की नौकरियों में पिछले 7 वर्षों के दौरान औसतन लगभग 4% सालाना की बढ़ोतरी हुई है। आज जारी तिमाही रोजगार सर्वे यानी क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे के मुताबिक जून तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, एकोमोडेशन और रेस्टोरेंट, IT, BPO और फाइनेंशियल सर्विसेज में जुमला 3 करोड़ 8 लाख वर्कर्स थे। छठे माशी सर्वे में इकोनॉमी के 9 ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में 2 करोड़ 37 लाख वर्करों के होने का जिक्र किया गया था। उस सर्वे में जनवरी 2013 से अप्रैल 2014 के बीच के
पीरियड के आंकड़े को शामिल किया गया था। इस हिसाब से पिछले लगभग 7 वर्षों के दौरान ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स की मजमूई तादाद में 29% की बढ़ोतरी हुई है। एम्प्लॉयमेंट सर्वे में 25 मार्च से 30 जून 2020 के दौरान कोविड की पहली लहर के बीच लगभग 27% कंपनियों में छंटनी होने की बात का पता चला था। कोरोना वायरस से फैली वबा पर रोकथाम के मकसद से लगाए गए लॉकडाउन के दौरान सबसे अच्छी बात यह रही कि 81% वर्कर्स को पूरी सैलरी मिली। लॉकडाउन के दौरान 16% वर्कर्स को घटी हुई सैलरी से मुतमईन होना पड़ा, जबकि लगभग 3% वर्करों के हाथ खाली रहे। इस दौरान कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 27% वर्कर्स को घटी सैलरी पर काम करना पड़ा, जबकि 9% वर्कर्स को सैलरी ही नहीं मिली। हेल्थ और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में 90% से ज़्यादा वर्कर्स को पूरी सैलरी मिली। मरकजी वजीर लेबर भूपेंद्र यादव ने पीर के रोज़ नया तिमाही रोजगार सर्वे लॉन्च किया। पुराने तिमाही रोजगार सर्वे को 3 साल पहले यानी 2018 में सस्पेंड कर दिया गया था। नए क्वार्टरली सर्वे में एक और सेक्टर फाइनेंशियल सर्विसेज को जोड़ा गया है। इस नए सर्वे में कुछ दिलचस्प आंकड़े निकल के सामने आए हैं। टोटल वर्कफोर्स में फीमेल वर्कर्स का परसेंटेज इस साल जून तिमाही में 29% रहा। छठे मार्ची सर्वे के दौरान यह आंकड़ा 31% था। 9 इकोनॉमिक सेक्टरों में जुमला 88% रेगुलर वर्कर जबकि 2% कैजुअल वर्कर थे, लेकिन कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 13% कैजुअल जबकि 18% कॉन्ट्रैक्ट वर्कर थे। पेरोल डेटा और तिमाही सर्वे में रहता था। ये जो फ़र्क है 2017 में सितंबर तिमाही पर लेबर ब्यूरो की 7वीं रिपोर्ट मार्च 2018 में आने के बाद हुकूमत ने ये क्वार्टरली सर्वेस की रिपोर्ट जारी करना बंद कर दिया था। उसके मुताबिक पेरोल डेटा और तिमाही सर्वे के आंकड़ों में बहुत फ़र्क रहता है, इसलिए उसने ऐसा किया था। अप्रैल 2018 से एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन फंड यानी EPFO और एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ESIC के मंथली पेरोल डेटा जारी किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गरीबों, ख़वातीन और दरमियानी तबका सस्ता और बेहतर इलाज दस्तियाब कराने के अज़्म का इजहार करते हुए पीर को कहा कि मुल्क में शमूलियाती और जामे सेहत की सहूलियात का एक मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है। मोदी ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की 3री सालगिरह के मौके पर ऑनलाइन प्रोग्राम मुनक्किद में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का आगाज़ करते हुए कहा कि इससे पूरे मुल्क में सेहत की सहूलियात, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर, फार्मेसी, अद्वियात की दुकानें और मरीज़ एक प्लेटफॉर्म पर दस्तियाब होंगे। प्लेटफॉर्म से मुल्क के दूर दराज इलाकों में भी शहरियों को सीनियर डॉक्टरों और माहिरीन के मशवरे हासिल हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 7 वर्षों से जारी सेहत सहूलियात को मजबूत करने की मुहिम आज नए मरहले में दाखिल हो रही है। उन्होंने कहा कि आज हम एक मिशन शुरू कर रहे हैं जिसमें हिंदुस्तान की सेहत सहूलियात में इनकलाबी तब्दीली लाने की सलाहियत है। साथियों, आयुष्मान भारत PM जय ने गरीब के जीवन की बहुत बड़ी चिंता दूर की है। अभी तक 2 करोड़ से अधिक देशवासियों ने इस योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ उठाया है और इसमें भी आधी लाभार्थी हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। ये अपने आप में सुकून देने वाली बात है, मन को संतोष देने वाली बात है। हम सब जानते हैं हमारे परिवारों की स्थिति। सस्ते इलाज के अभाव में सबसे अधिक तकलीफ देश की माताएं बहनें ही उठाती हैं। घर की चिंता, घर के खर्चों की चिंता, घर के दूसरे लोगों की चिंता में हमारी माताएं बहनें अपने ऊपर होने वाले इलाज के खर्च को हमेशा टालती रहती हैं, लगातार टालने की कोशिश करती हैं। वो ऐसा ही कहते हैं, नहीं हाँ अब ठीक हो जाएगा, नहीं अब ये तो एक दिन का मामला है, नहीं ऐसे ही एक पुड़िया ले लेंगे तो ठीक हो जाएगा। क्योंकि मां का मन है ना, वे दुख झेल लेती है लेकिन परिवार पर कोई आर्थिक बोझ आने नहीं देती है। साथियों,
जिन्होंने आयुष्मान भारत के तहत अभी तक इलाज का लाभ लिया है या फिर जो उपचार करा रहे हैं, उनमें से लाखों ऐसे साथी हैं जो साथियों, आयुष्मान भारत पीएम जय ने गरीब के जीवन की बहुत बड़ी चिंता। पड़ोसी मुल्क चीन फिर से हिंदुस्तान से लगे बॉर्डर पर एक्टिव हो गया है। 17 महीने पहले नॉर्थ लद्दाख में हुई मुठभेड़ के बाद एक बार फिर से चीन सरहद यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास अपनी फौज के लिए बंकर बना रहा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने नॉर्थ लद्दाख के सामने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास करीब 8 लोकेशंस पर नए मॉड्यूलर कंटेनर यानी टेम्पररी टेंट जैसे रहने का इंतजाम किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने नॉर्थ में काराकोरम पास के पास वहाब जिलगा से लेकर पीयू, हॉट स्प्रिंग्स, चांगला और दीगर मकामात पर फौजियों के लिए शेल्टर बनाया है। हर लोकेशन पर 7 क्लस्टर्स में 80 से 84 तक कंटेनर्स बनाए गए हैं। पिछले साल अप्रैल मई में हिंदुस्तान और चीन के बीच हुए फौजी टकराव के बाद से चीन ने कई कैंप्स बनाए हैं। ये नए कैंप पुराने मौजूदा कैंपों के अलावा बनाए गए हैं। इससे साफ पता चलता है कि लंबे वक्त तक सरहद से अपनी फौज हटाने का चीन का कोई इरादा नहीं है। हिंदुस्तान और चीन दोनों ने नॉर्थ लद्दाख के पास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 50-50 हज़ार फौजी तैनात किए हैं। इनके पास हाविट्जर, टैंक और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी है। इन हालात के बीच दोनों तरफ से फौजियों को बदलना जारी है। चीन ने इस इलाके में कई एयर स्ट्रिप्स और नए हेलीपैड भी बनाए हैं जो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं। इसके साथ ही चीन ने यहां अपने अहम एयरबेस होतन, कशगार और शिगेत्सा को भी अपग्रेड किया है। वेस्ट बंगाल असेंबली इंतखाबात, वहाँ ज़मीनी इंतखाबात में मुहिम का आज आखिरी दिन था। बीजेपी ने दावा किया कि इंतखाबी मुहिम के दौरान टीएमसी वर्कर्स ने पार्टी एमपी दिलीप घोष पर हमला किया। इसके बाद उनकी सिक्योरिटी गार्ड ने हमलावरों पर पिस्टल तान ली। वहीं मामले पर बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने कहा कि बीजेपी को भवानीपुर सीट पर मुहिम चलाने से रोका जा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पार्टियों के वर्कर्स के बीच झड़प भी हुई। बीजेपी कायद शुभेंद्र अधिकारी ने कहा कि यहाँ हालात बहुत नाजुक है, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा है, इलेक्शन कमीशन को फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ जमहूरी अंदाज में इंतखाबात होने का माहौल भी नहीं है। मालूम हुआ है कि भवानीपुर सीट पर 30 सितंबर को वहाँ इलेक्शन होना है। टीएमसी सरबराह और रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी यहाँ से इंतखाबात लड़ रही हैं। बीजेपी ने उनके खिलाफ प्रियंका टिब्रीवाल को खड़ा किया है। पंजाब के कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू के सियासी सलाहकार और साबिक डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन इंसाफ पूरा हुआ, बिना वजह के इसमें देरी हुई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। उनका यह बयान अमरिंदर सिंह को सीएम की कुर्सी से हटाकर जोड़ने से देखा जा रहा है। मुस्तफ़ा ने उन लोगों का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने कैप्टन को इख्तियार से हटाने के काम को आगे बढ़ाया। मुस्तफ़ा ने उन्होंने लिखा कि ऊपर वाला मेहरबान तो हर मुश्किल आसान। मुस्तफ़ा ने लिखा कि अब पंजाब कांग्रेस का फोकस मिशन 2022 के जीतेगा पंजाब पर होगा। उन्होंने कहा कि इसमें आ रही इकलौती
रुकावट अब दूर हो गई है। उन्होंने पंजाबियों और कांग्रेसियों को भरोसा दिया कि मार्च 2022 में कांग्रेस की जीत यकीनी होगी। उन्होंने चरणजीत चन्नी को सीएम बनाने को आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले ही नवजोत सिंह सिद्धू के मजबूत हाथों में, इसलिए जीत तय है। दरिया का सारा नशा उतरता, उन्होंने जो कुछ लाइनें लिखी उसमें लिखा कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, मुझको डुबोया और मैं उभरता चला गया। वो पैरवी तो झूठ की करता रहा लेकिन उसका चेहरा उतरता चला गया। मंजिल समझकर बैठ गए थे जिनको चंद लोग, मैं ऐसे रास्तों से गुजरता चला गया। साबिक आईपीएस ऑफिसर मोहम्मद मुस्तफ़ा कैप्टन हुकूमत के वक्त डीजीपी के दावेदार थे। उनकी जगह कैप्टन ने दिनकर गुप्ता को अपॉइंट कर दिया था। उन्होंने कानूनी लड़ाई भी लड़ी थी लेकिन वो डीजीपी नहीं बन पाए, तभी से वो कैप्टन अमरिंदर सिंह से नाराज चल रहे थे। हालांकि कैप्टन की विदाई के बाद अब दिनकर गुप्ता को भी डीजीपी के पोस्ट से हटाया जाना तय है। फिलहाल वो छुट्टी पर चले गए हैं। कुछ दिन पहले जब कैप्टन ने सिद्धू को एंटी नेशनल कहा तो मुस्तफ़ा ने उसका करारा जवाब दिया था। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पीजी यानी नीट पीजी सुपर स्पेशलिटी का सिलेबस आखिरी वक्त में बदलने पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को फटकार लगाई है। कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को कहा कि इख्तियार के खेल में नौजवान डॉक्टरों को फुटबॉल मत बनाइए। कोर्ट ने हुकूमत से मुताल्लिका अफसरों की मीटिंग बुलाने का हुक्म दिया। साथ ही 4 अक्टूबर को जवाब दाखिल करने को कहा। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस BV नागारत्ना की बेंच ने मरकज को फटकार लगाते हुए सख्त लहजे में कहा कि इख्तियार के खेल में इन नौजवान डॉक्टरों को फुटबॉल मत समझो। हम इन डॉक्टरों को नौकरशाहों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। हुकूमत अपने घर को दुरुस्त करे सिर्फ इसलिए कि किसी के पास ताकत है, आप इसका मन मुताबिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये स्टूडेंट्स के करियर का सवाल है, अब आप आखिरी वक्त में बदलाव नहीं कर सकते। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने हुकूमत से कहा कि नौजवान डॉक्टरों के साथ काफ़ी सेंसिटिव तरीके से पेश आएँ। नेशनल NMC क्या कर रहा है, आप नोटिस जारी करते हैं और पैटर्न बदल देते हैं। स्टूडेंट सुपर स्पेशलिटी कोर्स की तैयारी महीनों पहले से शुरू कर देते हैं। एग्ज़ाम से पहले आखिरी मिनटों में बदलने की क्या ज़रूरत है? आप अगले साल से बदलाव के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? दरअसल तुलबा का दावा है कि हुकूमत ने नीट पीजी सुपर स्पेशलिटी एग्ज़ाम 2021 का सिलेबस इम्तिहान के 2 महीने पहले बदल दिया था। इसकी मुखालिफत में 41 पीजी क्वालिफाइड डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। स्टूडेंट्स ने यह भी दावा किया था कि 2018 में पैटर्न कॉमन मेडिसिन ट्रीटमेंट से 40% और सुपर स्पेशलिटी से 60% सिलेबस था, जबकि इस बार आखिरी वक्त में बदलाव कर दिया गया। इसमें नॉर्मल मेडिसिन से 100% सवाल पूछे गए थे। 20 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस नीट पीजी सुपर स्पेशलिटी के इसको चुनौती देने वाली जो पिटीशन है उसको कबूल किया था। साउथ बेंगलुरु में आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल एक बोसीदा हो चुकी इमारत ताश के पत्तों की तरह देखते ही देखते ज़मींदोज़ हो गई। गनीमत यह रही कि कोई इसमें ज़ख्मी नहीं हुआ और कोई मरा नहीं। फायर डिपार्टमेंट के अहदेदारों के अलर्ट होने की वजह से यह हादसा टल गया। वक्त रहते ही इसे खाली करवाने की वजह से कई लोगों की जान बचाई जा सकी। हादसे से पहले इस इमारत में रहने वाले खानदानों को ज़िले इंतज़ामिया की मदद से दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया था। अचानक बिल्डिंग गिरने से आसपास रहने वाले लोग बुरी तरह सहम गए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बड़ा धमाका हो गया। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और ज़िले इंतज़ामिया की टीम मौके पर पहुंची। मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। ग्वालियर में सौतेली मां ने 10 साल के बेटे को खाने में जहर दे दिया। बेटे की हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अगले दिन उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। कत्ल को खुदकुशी और हादसा बताने के लिए सौतेली मां ने पहले कहा कि वो उस लड़के ने खुद ही जहरीली कोई अशिया खा ली है, फिर कहा कि सांप ने डस लिया। बाद में पुलिस की सख्ती के बाद उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जहर की पुड़िया भी बरामद हो गई है। पुलिस के मुताबिक बेटे के नाम 18 लाख का एक फिक्स डिपॉजिट था। यही उसके कत्ल की वजह बना। ये रुपया बच्चे को उसकी मां सीमा की मौत के बाद बीमा क्लेम के तौर पर मिले थे। सीमा जो 31 साल की थी, वो 4 साल पहले सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई थी। सौतेली मां की नज़र उन रुपयों पर थी। ग्वालियर के जो अफसर हैं उनका माफ़ कीजिएगा, इस लड़के के वालिद का नाम राजू मिर्धा है
और उनका ये बेटा 10 साला नितिन था। ये 23 सितंबर को खाना खाने के बाद इसकी तबीयत बिगड़ गई थी। वो बार बार उल्टी कर रहा था। उसे तशवीशनाक हालत में बिरला हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जहां 24 सितंबर को उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों का कहना था कि नितिन को तेज जहर दिया गया। इसके बाद पुलिस को सौतेली मां जूली पर शक हो गया था। राजू ने जूली से 27 दिसंबर 2019 में शादी की थी। राजू ने पुलिस को बताया कि जूली एफडी के पैसों से कुछ रुपए मांग रही थी, लेकिन उसने मना कर दिया था। अब नजर डालते हैं कोरोना के कुछ आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में कोरोना के केसेस में काफ़ी कमी देखी गई। पिछले 24 घंटों में 2,62,413 कोरोना के नए केसेस सामने आए, जबकि इसी दौरान 4,518 लोगों की मौत हुई। इस इजाफे के साथ दुनिया भर में कोरोना से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 23,27,28,022 हो गई, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 47,64,296 हो गया। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के नए मामलात की बनिस्बत सेहतियाब होने वाले अफराद की तादाद ज़्यादा रही, जिसकी वजह से इसके एक्टिव केसेस 3,836 कम होकर 2,99,620 रह गए, जो 191 दिन की कम तरीन सतह है। दरियासना मुल्क में इतवार के रोज़ 38,18,362 अफराद को कोरोना वैक्सीन दी गई और अब तक 86,01,59,011 अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से पीर की सुबह जारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 26,041 नए केसेस की तस्दीक की गई, जिससे मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 3,36,78,786 हो गई। साइंटिस्टों को चिड़िया के ब्रेन सिग्नल पढ़ने में कामयाबी मिली है। ये खोज ऐसे इंसानों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी जो अपनी आवाज़ खो चुके हैं। ये एक्सपेरिमेंट या ये टेस्ट सैन डिएगो की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने किया है। इस टेस्ट को ज़ेब्रा नाम की चिड़ियों पर ये टेस्ट किया गया है। साइंटिस्ट का कहना है कि इस चिड़िया के ब्रेन सिग्नल को पहचान कर ये बताने में मदद मिल सकेगी कि बोल ना पाने वाले इंसान क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि दोनों के सिग्नल में कई चीज़ें कॉमन होती हैं। नर ज़ेब्रा चिड़िया जब गाना गा रही थी तो साइंटिस्ट ने सिलिकॉन इम्प्लांट्स की मदद से उसके ब्रेन सिग्नल को रिकॉर्ड किया। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये एक प्रिडिक्शन की गई कि चिड़िया अगला गाना कौन सा गा सकती है। साइंटिस्टों का दावा है कि इसी प्रिडिक्शन करने के तरीके से उन लोगों के मन की बात को समझा जा सकता है कि जो बोल नहीं सकते। इस तकनीक को एक डिवाइस में तब्दील किया जा सकेगा और पता चलाया जा सकेगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। मौजूदा दौर में ऐसे 8 इम्प्लांट्स मौजूद हैं जो लोगों की आवाज़ को सुनकर अल्फाज में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन इस नई तकनीक से उनके ब्रेन को समझकर एक नई आवाज़ बनेगी। रिसर्चर डेरिल ब्राउन का कहना है कि चिड़ियों के ब्रेन सिग्नल ने ना बोल पाने वाले लोगों के लिए एक नया रास्ता दिखाया है। हफ्ते के पहले दिन यानी पीर के रोज़ बाजार की मजबूत शुरुआत हुई। सेंसेक्स 60,303 पर और निफ्टी 17,932 के लेवल पर खुला। कारोबार के दौरान बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। इसी दौरान सेंसेक्स ने 60,412 का नया रिकॉर्ड बनाया और आखिर में बाजार फ्लैट बंद हुए। सेंसेक्स 29 पॉइंट चढ़कर 60,068 पर और निफ्टी मामूली 2 पॉइंट चढ़कर 17,855 पर बंद हुआ। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया यानी बीसीसीआई और अमीरात क्रिकेट बोर्ड ईसीबी ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में 14 नवंबर को होने वाले आईसीसी T20 वर्ल्ड कप फाइनल के लिए यूएई से इजाज़त मांगी है। T20 वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से ओमान और यूएई में हो रहा है, लेकिन इसकी मेज़बानी के इख्तियारात बीसीसीआई के पास है। एएनआई से बात करते हुए एक ज़राए ने कहा कि बीसीसीआई चाहता है कि फ़ाइनल के लिए कम से कम 25,000 ऑडियंस मैच देखने के लिए आए। ज़राए ने कहा कि बीसीसीआई और ईसीबी फाइनल के लिए एक बड़ी तादाद में फैंस को देखना चाहती है। अगर सभी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए इजाज़त दी जाती है तो फाइनल के लिए बहुत बढ़िया माहौल बनेगा। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।